दोस्तों, जरांगे पाटिल ने हाल ही में मुंबई में मराठा समाज के हक में जो सफल आंदोलन करके दिखा दिया, तो उसके बाद महाराष्ट्र के मुस्लिम समाज से एक ऐसी अपेक्षा सोशल मीडिया पर व्यक्त होती नजर आई कि मुसलमान समाज से कोई जरांगे पाटिल जैसा नेता क्यों नहीं उभरता। इस सवाल का जवाब आज मैं देने की आपको कोशिश करूंगा। दोस्तों, जरांगे जैसा नेतृत्व मुसलमानों में उभरना बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठा समाज राज्यकर्ता समाज है जो कि मुसलमान नहीं है, और जिस प्रकार उनके पीछे पवार जैसी शक्ति का अदृश्य हाथ है, मुसलमानों के पीछे किसी का वैसा हाथ नहीं है। ये दो फैक्टर ऐसे हैं जो मुसलमानों के खिलाफ जाते हैं, इसलिए ऐसा कोई नेतृत्व नहीं हो सकता और 24 घंटे में जीआर नहीं निकल सकता। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि महाराष्ट्र या देश में मुसलमानों का कोई राजनीतिक भविष्य ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र में किसी भी धार्मिक समूह का राजनीतिक भविष्य दो चीजें तय करती हैं। एक, उनकी संख्या, दूसरी उनकी राजनीतिक सूझबूझ। हमारे देश में हमारी संख्या कम है, हम अल्पसंख्यक हैं, यह बात तय है। अब रही बात राजनीतिक सूझबूझ की, तो उसके क्या कहने। हमारी राजनीतिक सूझबूझ औसत से भी कम है। भारत में मुसलमानों की राजनीति हमवतनी हिंदू भाइयों की राजनीति से बिल्कुल अलग नहीं है। राजनीति में हम भी उतने ही भ्रष्ट हैं जितने कि वो। हमारा राजनीतिक चरित्र भी उतना ही कमजोर है जितना कि उनका। मदीना में मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मूल्याधारित राजनीति का पाठ हमें पढ़ाया था, हम उसे पूरी तरह फरामोश कर चुके हैं। कुरान में बताए गए नैतिक राजनीतिक सिद्धांतों से हमने इतनी दूरी बना ली है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। भारतीय मुसलमानों का सामूहिक राजनीतिक चरित्र खोखला हो गया है, इसलिए मुसलमान भारत की जनता को कुरान के अनुसार नैतिक मूल्यों पर आधारित कल्याणकारी राजनीति नहीं दे सकते। हम इसकी योग्यता ही नहीं रखते, तो फिर बहुसंख्यक हिंदू भाई अपने धर्म के लोगों को छोड़कर मुसलमान को सत्ता में क्यों लाएंगे। उनके पास अपनी जात, अपना धर्म इंपॉर्टेंट है, फिर भले ही लोग नाखिस हों। मुसलमान राजनीतिज्ञों में नैतिकता नहीं है, यह बात आजादी के बाद राजनीति में आए सभी नेताओं ने साबित कर दी है। खुद मुसलमानों को काफी हद तक इसका एहसास भी है। इन दोषों की वजह से, इन कमजोरियों की वजह से हम कोई मुस्लिम राजनीतिक पार्टी नहीं बना सकते, और जो मुस्लिम राजनीतिक पार्टियां उपलब्ध है उनमें भी लंबे समय तक टिके नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा चरित्र ही खोखला है। हां, हम सिर्फ गैर मुस्लिम पार्टियों में कार्यकर्ता के रूप में लंबे समय तक काम कर सकते हैं, भले ही भारत में मुसलमानों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व न मिला हो। लेकिन दोस्तों, जहां मिला है उस पाकिस्तान में मुसलमानों ने क्या किया। भारत से गए मुसलमानों ने अपने कमजोर चरित्र और घटिया राजनीतिक समझ की वजह से उन्होंने पाकिस्तान का भी सत्यानाश कर दिया। कहने को तो लड़ झगड़ के अलग जमीन ले ली, मगर उसका क्या किया। पाकिस्तान की वर्तमान दशा और उसकी अराजकता सबके सामने है। बुरा चरित्र रखने वाले लोगों ने इस्लाम के नाम पर अलग जमीन तो हासिल कर ली, लेकिन उसको भी बर्बाद करके रख दिया। दोस्तों, जब तक मुसलमान कुरान के अनुरूप नैतिक राजनीति नहीं देंगे और मौजूदा राजनीति से उसको अलग नहीं दिखाएंगे, उनका राजनीतिक सफर कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो सवाल उठता है कि नैतिक राजनीति कैसी करें। तो इसका जवाब यह है, हर कोई जानता है कि देश में अच्छे डॉक्टर कौन है, और हर कोई उनसे अपना इलाज कराना चाहता है। हर कोई यह नहीं देखता कि उन डॉक्टरों का धर्म कौन सा है, जात कौन सी है। जैसा कि शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे ने अपने इलाज के लिए डॉक्टर अब्दुल जलील पारकर का इंतखाब किया था। महाराष्ट्र के आज आने चीफ मिनिस्टर विलासराव देशमुख ने अपने इलाज के लिए डॉक्टर मोहम्मद रेला का इंतखाब किया था। क्यों? इनके स्किल, इनकी नैतिकता पर, इनके चरित्र पर उनको भरोसा था। राजनीति में जो मुसलमान है उनके चरित्र, नैतिकता पर किसी को भरोसा नहीं। यही बात वकीलों के बारे में भी है। कांग्रेस के उस जमाने के कई बड़े हिंदू नेताओं ने अपनी पैरवी करने के लिए बैरिस्टर मोहम्मद अली का इंतखाब किया था। इसी तरह आज मुसलमानों के हाथ में जो भी इकाइयां हैं, उनमें अगर मुसलमानों ने इस्लामी अखलाक का मुजाहिरा करते हुए इंसाफ कायम करके दिखा दिया और हम वतनी भाइयों ने उसे महसूस कर लिया, तो कोई बईद नहीं कि वे उन्हें अपना नेतृत्व भी करने का मौका देंगे। माजी में अब्दुल रहमान अंतुले, बैरिस्टर अब्दुल रहमान अंतुले, और हाल में बैरिस्टर ओवैसी,
ऐसे ही दो नेता हैं जिनके नेतृत्व को हमवतनी भाइयों ने कबूल किया हुआ है। हमें अगर हमवतनी भाइयों का एतमाद जीतना है तो पहले अपनी उपयोगिता साबित करनी होगी, अपनी निष्ठा साबित करनी होगी, अपना स्किल साबित करना होगा, देश के प्रति समर्पण साबित करना होगा, कुरान का गहराई से अध्ययन करना होगा, पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीवन चरित्र पढ़ना होगा, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के 20 साल का शासनकाल जो 632 से लेकर 661 ईस्वी के दरमियान हुआ था, उसको डिकोड करना होगा। ऐसा नहीं करेंगे तो जैसे 78 साल से राजनीति करते आ रहे हैं वैसे ही अगले 78 साल तक करते रहें, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ऐसा ही राजनीतिक नुकसान होता रहेगा जो पिछले 78 वर्षों से होता आ रहा है। इस बात ध्यान रखिएगा। खुदा हाफिज, जय हिंद। Like and share this video and subscribe to MI Sheikh Official.